धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या ऐसा मुमकिन है कि चुनाव आयोग के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चला रहा हो? लेकिन लगता है मोदी है तो मुमकिन है कि नारे वाले दौर में सब कुछ मुमकिन है साहब। अब कुछ भी हो सकता है। अब फैसले लिखता हुआ कोर्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन वो कलम शायद पीछे से किसी और की हो सकती है। अब बोलते हुए भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन उनको मुद्दा देने वाला, उनके मुंह में जबान डालने वाला, शब्द डालने वाला पीछे से कोई और हो सकता है। एक खुलासा ताज़ा ऐसा हुआ है, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो गया और केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त से जवाब तलब कर लिया है। खबर से आप समझ गए होंगे कि खबर महाराष्ट्र के चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है, लेकिन जिस पत्रकार ने खुलासा किया है उस पत्रकार के घर पर पहुंच गए हैं आरएसएस वाले और नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। वो वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्या जय श्री राम का नारा दहशत का नारा हो गया, किसी को डराने का नारा हो गया, आतंक फैलाने का नारा हो गया? इस पर भी गौर करना पड़ेगा और ख़ासकर हिंदू समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं जो जय श्री राम के नाम पर ऐसे लोगों को डराने धमकाने के लिए पहुंच जाते हैं। दो पहलुओं में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि आखिर बवाल किस चीज़ पे मचा हुआ है। तो बवाल इस चीज़ पे मचा है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चला रहा था। आरटीआई में कुछ इस तरीके का खुलासा हुआ है। आरटीआई में खुलासा करने वाले पत्रकार का नाम है साकेत गोखले। उन्होंने ये खुलासा किया है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हैं जिसमें शाम दाम दंड भेद अपनाकर राष्ट्रपति शासन लगे होने के बावजूद वहां के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने दिन निकलने से पहले देवेंद्र फडणवीस को सीएम की और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी। लेकिन बाद में क्या हुआ? टाइम फेस हो गया, सत्ता में नहीं आ पाए। उस चुनाव की बात हो रही है। तो जब वो चुनाव चल रहा था तो उस दौरान चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने के लिए एक कंपनी को हायर करता है। देसी भाषा में समझ लो भाई, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट चले हैं वहाँ को देख रेख करने के लिए ना एक कंपनी हायर की जाती है। वह कंपनी कौन सी है थोड़ा सा आगे नाम भी बताएंगे और कंपनी चलाने वाले का नाम भी बताएंगे। तो कंपनी हायर की जाती है जिसको जिम्मेदारी है कि वो दूसरे जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पेजेस पर, उनके अकाउंट्स पर नजर रखे। लेकिन जिम्मेदारी किसे दे दी गई? भारतीय जनता पार्टी वाले को। अब भैया वो जो वॉच कर रहा होगा और वो अपने मैटर को कैसे बता रहा होगा ये अब आप सोचिएगा। साथ ही उसको जिम्मेदारी दी गई कि सोशल मीडिया पर जो चुनाव आयोग के सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके जरिए लोगों को जागरूक करे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के प्रति। ये लेकिन कराया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के ज़रिए और उसकी एक कंपनी के ज़रिए। ये बड़ा खुलासा होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त से रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो नेता है, नाम बताया जा रहा है उसका देवांग दवे, और उसकी कंपनी है जिसका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सोशल सेंट्रल मीडिया सॉल्यूशन LLP इस कंपनी को बताया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसको ये ठेका दिया गया था। कैसे खुलासा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। जब पूछा गया कि चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स किससे हैंडल करवाए तो उसमें ये निकल के आया कि सोशल मीडिया अकाउंट जो चुनाव आयोग के हैं वो ये कंपनी LLP चला रही थी। इसके बाद ये पूछा गया कि बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट उस वक्त कौन चला रहा था, तो उसमें भी इसी कंपनी का नाम निकल के आया। मतलब जो शख्स भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट चला रहा है, जो कंपनी चला रही है वही शख्स और वही उसी की कंपनी चुनाव आयोग के अकाउंट्स भी चला रही है। पता भी दोनों का सेम है, इसलिए बवाल ज़्यादा बड़ा खड़ा हो गया है। पता जो है 202 प्रेसमैन हाउस जो है नेहरू रोड पे बताया जाता है, विले पार्ल ईस्ट मुंबई में ये जगह बताई जा रही है। तो इसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ये खबर ना आपको बताने के, वो तो पिछले 15 दिन से, मैंने आपको कहा था ना 15 तारीख के आसपास से, कि अभी से वो दिखाना शुरू कर देंगे कि राम मंदिर यूँ बनेगा, राम मंदिर यूँ बनेगा। आज आदित्यनाथ योगी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो हर खबर को वो इसमें दबा रहा है। जैसे राजस्थान में जो कुछ किया जा रहा है उस खबर को दबाने के लिए भी राम मंदिर की खबर का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों का दिमाग इस तरफ से हट सके। मुझे अपना बचपन याद है जब
जब टीवी पे रामलीला आया करती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, लोग अपने घर के अंदर बैटरी ला के रख लेते, लाइट भाग जाती थी, एक आदमी छत पे रहता था एंटीना ठीक करने के लिए, तो जैसे ही रामलीला शुरू होती थी अरुण गोविल दिखाई देते थे, वैसे ही लोग धूप बत्ती अगरबत्ती जला के वहीं पे हाथ जोड़ने लग जाते थे, शीश नवाने लग जाते थे। तो अब ये जो लगातार तस्वीरें फुल टाइम दिखाई जाएंगी और लोगों के दिमाग में भरा जाएगा कि 492 साल बाद ये ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, राम का मंदिर बनने जा रहा है जहाँ पे राम पैदा हुए थे, तो तमाम चीज़ों से उनका ध्यान हट जाता है, क्योंकि धर्म से बड़ी कोई पुड़िया नशे की अखर हो नहीं सकती। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। दूसरी तस्वीर मुझे लगता है आपके सामने रखने से पहले ये नारे रख देने चाहिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा दूसरी तस्वीर के बारे में खुद ही। नारे सुन लिए आपने। आरोप है कि ये लोग मीरा रोड पर जो घर स्थित है गोखले का, साकेत गोखले का, उसके बाहर पहुंच गए और वहां पे जय श्री राम का नारा लगाने लगे, उनको भयभीत करने लगे, डराने लगे, जिसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर गृह मंत्री अनिल देशमुख को ट्वीट किया, जिसके बाद अनिल देशमुख ने थाने पुलिस को बोला कि इनको फ़ौरन सुरक्षा दी जाए। बताया जा रहा है इनको सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन अनिल देशमुख से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई रिटर्न में एप्लीकेशन नहीं आई है, जिसलिए अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। ट्वीट के जरिए जानकारी मिली थी, उन्होंने मदद मांगी, हमने मदद दे दी है। कुछ मीडिया संस्थानों ने मौके पर पहुंच के बात करने की कोशिश की लोगों से, तो लोगों ने बताया कि ये लोग नारे लगाते हुए गोखले के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिफ्ट तक पहुंच गए थे, सिक्योरिटी गार्ड ने इनको अंदर जाने नहीं दिया। कम से कम चलिए, हाउसिंग सोसाइटी में रहने का ही तो फ़ायदा होता है। जो लोग अपने घर में रहते हैं हमारे जैसे, उनके तो घर में ही कोई सीधा घुस जाएगा, ना कोई बाहर सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई कुछ है, ऑफिस के भीतर भी घुस जाएगा जी। वहाँ तो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, रजिस्टर में नाम एंटर कर, भाई कहाँ जाएगा, सामने वाले से पूछेंगे भाई थारे से वो मिलने आया, इसे भेज देंगे ना भेज दें, तमाम चीज़ें वहाँ होती है, सिक्योरिटी वो भी एक अच्छी होती है। लेकिन फिर भी इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी है, रिटर्न में इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की है। नारे लगाने में एक पहलू और आप देख सकते हैं, कल ही एक पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज हुई है जो कि साकेत गोखले ने दाखिल की थी। उनका कहना था कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन पर रोक लगाई जाए। बहुत सारे कारण वो उसमें गिना रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को एंटरटेन करने से मना कर दिया और उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। तो हो सकता है ये जो नारे लगाने वाले पहुंचे हैं ये इसलिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हों कि इन्हें लग रहा हो कि साकेत गोखले मंदिर का भूमि पूजन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ऊपर से रिपोर्ट भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव आयोग का सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था, या भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था चुनाव आयोग के। तो उसके बाद भी इन्हें गुस्सा होगा तो जाके नारे लगा दो, हवा खराब कर दो। माँ बेटा दोनों डरे हुए हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी गई है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।